हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो एमसीक्यू है 8वां नंबर, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दे रखा था। इतना अच्छा एमसीक्यू, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे तो आंसर ये कर दिया था कि सर इसका आंसर सेलुलोज होगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, क्लास को देरी ना करते हुए मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूं टू द पॉइंट से, कि जो फंगी है, ठीक है, जो फंगी होता है ये कोई प्लांट नहीं है, ये प्लांट नहीं है। सो दैट्स वाई अगर ये प्लांट नहीं है, याद रखिए, तो ये सेलुलोज से नहीं बना हो सकता है, या इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी हो सकती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने जब लास्ट एक और क्वेश्चन कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इसी तरह से जो फंगी है वो प्लांट नहीं है, तो इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये चिटिन नहीं है, काइटिन आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। हम लोगों तो यही पढ़ रहे हैं और यही मैं पढ़ाता भी हूं। काइटिन इसको हम कहते हैं, तो ये काइटिन से बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आता है कि सर अगर हम बात करें स्टार्च के बारे में, तो याद रखिए कि जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम बात करें स्टार्च के बारे में, ठीक है, स्टार्च के बारे में अगर हम बात करें, तो जो प्लांट होते हैं, पौधे जो होते हैं, ये अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। फूड जो स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड याद रखिए, अगर हम पौधों की बात करें तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं। मान लीजिए एक पौधों की जड़ें हैं, ठीक है, और ऊपर पौधा है, ठीक है, तो फूड तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। और फूड ये स्टोर कैसे कर सकता है? आप देखो, अगर ये पत्ती है फूड किसी भी पौधे की, तो यहीं से खाना बनेगा। खाना बनाने के लिए इसे फोटोसिंथेसिस करने की आवश्यकता होगी, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो होता है, जो सनलाइट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे सनलाइट तो सूर्य से मिलेगा इस पत्ती को, लेकिन इस पत्ती को पानी कहां से मिलेगा? तो देखिए, वाटर एंड मिनरल जो होता है, वाटर एंड मिनरल जो होता है वो इस पत्ती को आप जड़ों से लेते हुए देख पाएंगे, या जड़ों से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोखती हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में भी 3 तरह के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। एक तो तब जब ज्यादा पानी अंदर जाए, एक तो तब जब ज्यादा पानी बाहर आए, और एक तब जब दोनों बैलेंस बना रहे, जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक बोलते हैं उन सॉल्यूशंस के नाम को, ठीक है। खैर, इतनी डिटेल्स में मुझे बताना नहीं है आपको। तो आप ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी और मिनरल्स को हम अंदर लेते हैं। अब इसी के अंदर एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। इसी पौधे के अंदर जैसे हमारे अंदर नसें होती हैं, एक क्या करती है? शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और एक अशुद्ध रक्त को स्टोर करने में काम करती है। तो याद रखिए, उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है? देखिए, इसके नाम में ही है जाइलम को, चूंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हो, मैंने बहुत बार बता रखा है। तो ज आ रहा है, ज से आप याद रखिए कि ये जल का संवहन करेगा, या जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कहां तक ले जाएगा? तो जल को ये जड़ से निकाल करके पत्ती तक पहुंचा काम करता है। अब जब पत्ती खाना बना लेगी, जल ले लेगी, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी वातावरण से, और यहाँ से सनलाइट ले लेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट को मिला करके जब ये अपना खाना बनाएगी, तो आपने पढ़ा होगा कि ये ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनाती है। वही स्टार्च होता है, और वही जो स्टार्च है वो किस में आएगा, किस रास्ते से पहुंचेगा? तो अब चूंकि खाना तो पत्ती के पास बना है, लेकिन खाना चाहिए सबको, तने को भी चाहिए, ऊपर वाली डाल को भी चाहिए, इस जड़ को भी खाना चाहिए। तो कैसे जाएगा वो खाना? फ्लोएम के माध्यम से। देखिए, फ्लोएम जब आप लिखोगे, तो फ्लोएम के माध्यम से जब आप हिंदी में लिखोगे, फ से बनता है फूड। फ से क्या बनता है? फूड। फूड को स्टोर करने का जो काम होता है, या फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। बस ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो बेसिकली प्लांट क्या करते हैं? फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है।
सेलुलोज के बारे में मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लांट सेल होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। जितनी भी प्लांट सेल होती है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वो कहीं ना कहीं सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, द ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर्स फैट इज नोन एज। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, जब आपको कार्बोहाइड्रेट का आप सेक्शन पढ़ोगे, ठीक है, उसके पहले जब मैं बेसिकली डिफाइन कर रहा था कि मेन फूड क्या होते हैं एंड साइड फूड क्या होते हैं, तब मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं कि इसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है जिसका हमारी बॉडी के अंदर पाचन होता है। ठीक है, याद रखिए, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करता है उसे हम एलाइयोप्लास्ट कहते हैं, एलाइयोप्लास्ट कहते हैं। अमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। कार्बोहाइड्रेट का याद रख लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। क्लियर हो गया। तो सवाल आता है कि सर अगर इसके अंदर फैट हो गया, अमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो प्रोटीन का स्टोरेज कहाँ होता है। तो भैया प्रोटीन का स्टोरेज प्रोटीनोप्लास्ट के अंदर होता है। बहुत सिंपल है, प्रोटीन का तो याद करना बहुत आसान है, लेकिन आपको याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोरेज होता है या स्टोर होता है, ठीक है, लेकिन फैट का स्टोरेज एलाइयोप्लास्ट में होता है एंड कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज अमाइलोप्लास्ट में होता है। ये आपको डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी हमसे फ्रेंड्स आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड साथ ही साथ वो हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। एंड अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारा एक केबीएस पीआरटी का सबसे बेहतरीन फुल डिज़ाइन कोर्स ओनली बेस्ड ऑन केबीएस पीआरटी हमने ऐप के ऊपर लॉन्च कर रखा है, जिसका नाम है ऐप का कि द जोरावर क्लासेस। द जोरावर क्लासेस आप सिंपल सा प्ले स्टोर में जाके सर्च करोगे, आपको ये ऐप मिलेगा। ऐप में आपको जैसे ही अपना डेटा सबमिट करोगे, आपको वहां पे तुरंत डेमो क्लासेस मिलेंगी। एंड उन डेमो क्लासेस को देखिए और जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कराइए तुरंत। उसके बाद आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं कहाँ पे जाके, तो ऐप के स्टोर सेक्शन में जाके अपने आप को आप इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको पूरी नॉलेज दे देंगी कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो किस लेवल की है और क्या आपके पीआरटी कोर्स के लिए वो सबसे ठीक है या नहीं, ठीक है। अगर आपको डेमो क्लासेस देखना है तो आप डेमो क्लासेस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ आप ऐप के ऊपर भी अपनी डेमो क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक हमारे साथ विद इन 3 मंथ्स 900 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं, जो कम से कम 300 वीडियोस, हमारे ऐप के अंदर जो कोर्स है उसमें 300 वीडियोस हैं जिसको वो स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी नोट्स बना रहे हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज में पार्टिसिपेशन करना भी शुरू कर दिए हैं इस वीक से, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपको जब आपके केबीएस पीआरटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एक तो इस तरह से हैं बच्चे जो हमारे साथ इनरोल्ड हैं, एक ऐसे बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन के टाइम पे हमारे साथ इनरोल होंगे। उनके साथ क्या होने वाला है, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या उनसे मिस हो जाएगी। तो देखिएगा, आप जब नोटिफिकेशन के टाइम पे इनरोल करोगे तो आपको केवल 90 डेज का वर्क मिलेगा या आप कह सकते हो टाइम मिलेगा, ठीक है। इसी 90 डेज में 300 प्लस वीडियोस आपको देखनी है। उसके बाद इन वीडियोस की नोट्स आपको खुद से तैयार करनी है, बिकॉज हम पीडीएफ से कम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं खुद से बनाई हुई नोट्स पे। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको एमसीक्यूज तैयार करना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको 90 ही दिन में तैयार करनी पड़ जाएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कोर्स अभी यहाँ पे 2999 का है, कितने का है, 2999 का है, वो कोर्स वहाँ पे 3999 या 4999 भी हो सकता है। सो आई विल रिकमेंड कि आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल कराइए, अपनी नोट्स बनाइए, डेमो क्लासेस देखिए और जल्दी से जल्दी हमारे
हमारे साथ जुड़िए, जिससे हम आपकी बेहतरीन तैयारी को करवा सकें। ठीक है, और आपको केबीएस के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए सिंपल प्रोसेस है कि भैया 95 प्लस पिछली बार का हमारा कट ऑफ था, तो 95 प्लस वालों का हो नहीं गया था। उसके बाद आपके पास इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू होता है। याद रखिए कि इंटरव्यू आपको जरूरी नहीं है, आप अगर पहली बार फेस कर रहे हो तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। सो मैं तो ये सीखा हूं कि कम से कम आप 120 प्लस स्कोर कर दीजिए, आपको इंटरव्यू की टेंशन ही नहीं रह जाएगी कि इंटरव्यू में कितने स्कोर मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेस है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगे और आप लोग जल्दी से द जोरावर क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे और जाके डेमो क्लासेस वहां पे लेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय। अगला क्वेश्चन है कि जो डीएनए है वो डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि डीएनए की, ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है, जल्दी से बताइए फटाफट। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया भी था कि डीएनए की खोज किसने की थी या किसके द्वारा बताया गया। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, डीएनए की खोज किसने की है, तो डीएनए की खोज एम फेडरिक ने की है। आप सबको पता भी होगा, मैंने लास्ट सेशन में इसको करवाया था। ठीक है, अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने आपको बताया था कैसा होता है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में आप लोग नोट करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का आपका नाम बताना है। नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपको बताना है कि जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको बताना उसका नाम। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जो खोज है, इसको जो डिस्कवर्ड किए थे इसका नाम आपको बताना, उनका नाम भी आपको बताना है कि जो डिस्कवर्ड हुआ था किसके बारे में, बाय हुम, किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया था स्ट्रक्चर जो डीएनए का है। और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड होता है उसका क्या नाम होता है, वो जो बॉन्ड उनके बीच में पाया जाता है स्ट्रक्चर का। और जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके किनारे किनारे की दीवारों का क्या नाम होता है, जो स्ट्रक्चर की वॉल होती है उसका नाम क्या होता है, जहां पे दो वॉल क्रॉस करती है, क्रॉस जहां पे दो वॉल करती है उनका क्या नाम होता है, ये भी आपको बताना है। तो डीएनए से इतनी चीजें आपको बतानी है। अगर हम जोहानसन के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया रखा है कि जोहानसन जो है इन्होंने जीन वर्ड इस्तेमाल किया था सबसे पहली बार। जीन जो वर्ड है इसको इस्तेमाल किया गया था जोहानसन के द्वारा सबसे पहली बार। वॉल्डेयर के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम्स जो आप सुनते हैं उसका नाम जो है वो वॉल्डेयर ने रखा था। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इसका नाम किसने रखा था, तो वॉल्डेयर ने रखा था। ठीक है, नेम जो है क्रोमोसोम का उसका किसने रखा था, तो वॉल्डेयर ने रखा था। सवाल आता है कि सर क्रोमोसोम्स के बारे में तो आपने बताया नहीं, तो चलो भैया पहले क्रोमोसोम्स के बारे में ही जान लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। तो क्रोमोसोम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बेसिकली क्रोमोसोम जो बनता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि किससे बनता है या कहां से ये पैदा होता है। क्रोमोसोम जो है वो किससे बनता है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस के बीच में कुछ नेटवर्क टाइप की चीजें पाई जाती हैं, उसका नाम बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली क्रोमैटिन नेटवर्क से बनता है। कहां से बनता है, क्रोमैटिन नेटवर्क से बनता है। और ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस के बीच में पाया जाता है। अगर ये किसी भी सेल का न्यूक्लियस है और ये उसके बीच में न्यूक्लियोलस है तो यहां से ये जो लाइनें होती हैं इन्हीं को हम क्रोमैटिन नेटवर्क्स कहते हैं। ठीक है, और यहां से पैदा होता है क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम के बाद डीएनए एंड डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रोमोसोम है ये क्रोमैटिन नेटवर्क से मिलता है। एंड क्रोमोसोम की जो खोज हुई, यानी किसने खोजा, अगर हम बात करें कि इस क्रोमोसोम की जो खोज है ये किसने की, तो डिस्कवर्ड बाय स्ट्रॉसबर्गर। किसके द्वारा की गई, तो स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा की गई थी। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा की गई थी। मैंने अभी बता दिया कि क्रोमोसोम जो है वो नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो दिया गया है वो वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, नेम गिवन बाय वॉल्डेयर, नेम गिवन बाय वॉल्डेयर। ठीक है, नेम किसके द्वारा दिया गया, तो वॉल्डेयर के द्वारा दिया गया। एंड याद रखिएगा कि ये हमेशा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इट ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक
ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, हमेशा ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेयर में उपस्थित होते हैं, यानी जोड़ियों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पूछा जाता है कि क्रोमोसोम किन किन चीजों से बनकर बना होता है, तो याद रख लीजिए कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए, आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्रोमोसोम किन किन चीजों से बना होता है, डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब अगर थोड़ी सी बात हम और करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर ये आप काउंट करोगे तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है। नंबर की बात करें तो वो किस में पाए जाएंगे, 46, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें 2300 जोड़ों की, तो 23 जोड़ों में से यानी कि 23 पेयर्स में से, ठीक है, जो 22 जोड़े होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं, उन्हें एलोसोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एलोसोम, जो नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एंड याद रखिए जो 23rd पेयर होता है, देखिए अगर 23 जोड़े हैं तो उसमें से 22 जोड़े हम यहां निकाल लिए जो कि नॉर्मल बिहेव करते हैं, जैसे नॉर्मल का मतलब समझिएगा कि जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, ये सब होता है, तो ये सब नॉर्मल बनता है इस 22 जोड़े से। लेकिन जो लिंग का निर्धारण होता है, या आप कह सकते हो कि जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर, ठीक है, इसका काम क्या क्या होता है, तो इसका काम होता है कि ये निर्धारित करता है किसको, जो भी ह्यूमन बॉडी में जैसे लड़की है या लड़का है, इसको यह निर्धारित करता है। और यही जो 23rd पेयर होता है, ये पुरुषों के अंदर XY के रूप में पाया जाता है, और ये जो 22 जोड़े पाए जाते हैं, ये चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर XX पाया जाता है। और पुरुषों के अंदर ये मेल के अंदर XY होता है, और ये जो 23rd पेयर होता है महिलाओं के अंदर ये XX ही होता है 23rd पेयर। तो जो 23rd पेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी किसी भी बच्चे के लिंग के निर्धारण करने के लिए 23rd पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से, इसकी डिफेक्ट से कुछ रोग भी होते हैं, जिसकी वजह से बौनापन आप देखे होंगे, कभी कभी किसी का बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किस पेयर में किस तरह के प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये सब होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, जब हम पढ़ेंगे कभी इसके बारे में डिटेल में तो मैं बताऊंगा। चलिए, तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर में पाया जाता है। अगर हम बात करें मॉस्किटो के बारे में, किसके बारे में, मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो के बारे में, तो मॉस्किटो जो होते हैं इनके अंदर, मॉस्किटो जो होते हैं इनके अंदर वो पाया जाता है 6 नंबर में ही है। देखिए याद रखिए 6, अगर जोड़े में आप बात करेंगे तो 3 पेयर, ठीक है। अगर आप बात करें मच्छर के बाद, अगर आप मक्खी की बात करेंगे, मक्खी जो होती हैं, जो हमारे घरों में नॉर्मली आप लोग घरों में गांव साइड में अगर रहते होंगे तो आप देखते होंगे, तो इनमें 12 क्रोमोसोम पाया जाता है। पेयर की बात करें तो 6 पेयर होती है, ठीक है। अगर आप मटर के पौधे में, जिस पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने रिसर्च किया था, उसके बारे में आप देखेंगे तो 14 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर की बात करें तो 7 होती है। नेक्स्ट है आपका ओनियन, अगर आप प्याज के बारे में बात करेंगे तो ऑनियन के बारे में बात करेंगे तो ये इसमें 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेयर में ये 8 पेयर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पोटैटो के बारे में, पोटैटो यानी कि जो आलू होता है, इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर जोड़े में बात करें तो 24 पेयर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गेहूं के बारे में, गेहूं जो हम लोग खाते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो गेहूं के अंदर ये 42 नंबर में पाए जाते हैं एंड 21 पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ स्पेशल नॉलेज थी जो आपके पास होनी चाहिए। मैं इस लेवल की चीज़ें को पढ़ा रहा हूँ ना कि अगर आप इस सीरीज को तैयार कर लो देन आप TGT को भी क्वालिफाई कर सकते हो। याद रखिएगा, स्पेशल अगर उसमें साइंस की चीज़ें पूछी जा रही हैं तो आप TGT को भी क्वालिफाई कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है इसको क्वालिफाई करने में, ठीक है।
तो जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अपना नाम और अपनी पोस्ट इस नंबर पर लिख के भेज सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और अपना नाम मेंशन करके इस नंबर पे भेज सकते हैं, जिसे उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड साथ ही साथ वो बच्चे हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डेमो क्लासेस जरूर लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ शुगर इज फाउंड इन डीएनए? डीएनए के अंदर कौन सी तरह का शुगर पाया जाता है? अगर आप मेरा लास्ट सेशन देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं और तुरंत बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि किस प्रकार का शुगर डीएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो शुगर है वो है पेंटोज। बहुत सारे लोगों का आंसर बहुत करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो पेंटोज जो है ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट पाया जाता है डीएनए के अंदर। बेसिकली 3 चीजें पाई जाती हैं डीएनए के अंदर। एक पाया जाता है नंबर फर्स्ट शुगर, दूसरा मैंने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस, तीसरा मैंने बताया था फॉस्फेट पाया जाता है। फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसमें फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है। और ये फॉस्फेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो H3PO4 होता है। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं, प्यूरिन एंड पायरामाइडिन। लेकिन इस प्यूरिन एंड पायरामाइडिन के अंदर 4 तरह की चीजें आ जाती हैं। एक आता है एडेनिन, ठीक है। दूसरा आता है गुआनिन, ठीक है, जो अमीनो एसिड को फॉर्म करते हैं। थर्ड आता है साइटोसिन एंड फोर्थ आता है थायमिन, जिसमें एडेनिन जो है ये थायमिन से जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के थ्रू, एंड साइटोसिन जो है ये गुआनिन से जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, और यही जो बॉन्ड्स होते हैं ये जीन होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीन के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। अब अगर हम बात करें, सवाल हमसे क्या पूछा गया? शुगर जो पाया जाता है डीएनए के अंदर वो किस फॉर्म में पाया जाता है? तो वो पेंटोज होता है। वो क्या होता है? पेंटोज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो डेक्सट्रोज लिखा गया है इसी को मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ग्लूकोन डी हम लोग पीते हैं, तो जो डी है इसका मतलब होता है डेक्सट्रोज। ये भी एक तरह का शुगर है जो आपको हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन जब आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सेल थियरी इज गिवन इन, तो सेल थियरी जो है वो कब दी गई थी ये आपको बताना है। सेल थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए थे। और सेल थियरी किसके द्वारा दी गई ये आपका होमवर्क है। ये किसके द्वारा दी गई ये आपका होमवर्क है, जल्दी से बताइए। ये तो बहुत आसान सा आंसर है। किसके द्वारा दी गई ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि जो सेल थियरी है ये किसके द्वारा दी गई। ठीक है, कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, इसके बारे में आपको बताना है। वैसे बेसिकली जो कोशिका का सिद्धांत है ये दिया गया कब दिया गया? 1839 में दिया गया। 1665 में जो सेल खोजा गया था वो खोजा गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा, जो कि एक डेड सेल थी। कैसी सेल थी? मृत कोशिका थी। याद रखिए ये किसमें खोजी गई? ये कॉर्क में, यानी कि जो छाल होती है उसके अंदर खोजी गई। किसने खोजा था? तो ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। ठीक है, किसके कब खोजा था? तो 1665 में। 1839 में सेल थियरी दी गई थी, लेकिन किसके द्वारा दी गई ये आपको बताना है। और सेल थियरी में
सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या कही गई वो भी आपको बताना है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वायरस के बारे में कहा गया इसी सेल थियरी के अंदर कि जो वायरस होता है वो सेल थियरी को फॉलो नहीं करता है। वायरस इज नॉट बिलोंग्स टू द सेल थियरी, ठीक है। एंड वायरस जो होता है वो किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस किससे बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। एंड वायरस सेल थियरी के अंदर नहीं आता है, इसलिए वायरस को कहा भी जाता है एक और चीज कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है वो वायरस होती है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होती है। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे कि जो कोरोना वायरस है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब तक निर्जीव चीज़ों पे रहेगा तब तक ये कोई काम नहीं करेगा, लेकिन सजीव के अंदर आते ही ये वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है, बीच की कड़ी जो होती है, ठीक है, वो कौन होती है, वो वायरस होती है। मतलब निर्जीव पे रहेगा तो निर्जीव बन जाएगा, और अगर सजीव पे आएगा तो ये कैसा बन जाता है, सजीव बन जाता है। तो इसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। एंड आई होप आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे, आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहा करें वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दिया करो, या आप पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो उसको भी एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जेनेटिक्स के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है, एक वीडियो और आएगी जेनेटिक्स की, या 2 वीडियो हो सकती हैं, ठीक है। तो 2 वीडियोस के अंदर जेनेटिक्स कवर हो जाएगा। जेनेटिक्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो टिश्यू होगा। तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और जो भी अभी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी क्लासेस हैं उनको आप एंजॉय कीजिए, और जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो अपना और ज़्यादा परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना अच्छे से सुधरोगे, जितना अच्छा जानोगे, उतना आपके लिए होगा फ़ायदा, ठीक है। और जो बच्चे अभी देर से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो सकता है, अगर वो जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स अपने मोबाइल में इनरोल करा लेते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो थैंक यू गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।